सूरत शहर में सन 2014 के साल में जब आसाराम और नारायण साईं के विरुद्ध में बहुत सारे जो गुनाह दाखिल हुए, उसमें जितने विटनेसेस थे, जितने कंप्लेंट थे, उनको टारगेट करने के लिए कुछ लोगों की एक गैंग बनी थी, जिसमें एक कार्तिक और एक तामराज साहू करके था और दूसरे अन्य लोग भी थे, जिसमें बहुत सारे मर्डर्स हुए, अटेम्प्ट टू मर्डर हुए, जो है सारे विटनेसेस को मारा गया, उनको उनको टारगेट किया गया जो है। उसी में जो तामराज करके था, जो सूरत में 2 307 के गुने में और एक 324 के गुने में वांटेड था, जिसमें एक इसने विटनेस को जो है छुरी से पूरा जबड़ा और पीछे मारा था जो है। और वो विटनेस विमलेश ठक्कर था, जो कि जिनकी मतलब इसमें बच गए थे जो है। उसके बाद जो एक दूसरा एक दिनेश चंद्र भाग चंदानी थे, जो विटनेसेस को जो है थोड़ा प्रोटेक्ट करते थे, प्रोत्साहन देते थे। उनके घर में खुद 2 महीना ये रह के, और एक दिन मौका आया तो इसने एसिड अटैक किया, उसमें 307 का गुना दाखिल हुआ था। फिर एक राकेश जयंतीलाल पटेल थे, जो बेकरी यहाँ चलाया करते थे, वो भी विटनेस है, तो उनको जो मारा, छरी मारी गई, उसमें भी 324 दाखिल हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अखिल गुप्ता नाम के एक विटनेस थे, जो कि रसोइया होते थे आसाराम के आश्रम में, उनको फायरिंग करके इसने मारा जो है। उसके बाद जो है एक होशंगाबाद, जो भी नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहां पे एक प्रकाश प्रजापति, उनकी पत्नी थी सीमा, उनके जो विटनेसेस थे, उनके गाड़ी के ऊपर लगभग 8 से 10 राउंड फायरिंग इसने किया जो है, जिसमें उनकी बच गए थे। वहां पे 307 एमपी में दाखिल हुआ है। फिर एक सोनाली खुर्द पानीपत हरियाणा में एक आसाराम के विरुद्ध जो मीडिया में संबोधन करने वाले एक व्यक्ति थे, महेंद्र चावला नाम था जिनका, उनको मारने के लिए फायरिंग की गई, जिससे वो फर्स्ट फ्लोर से कूद के वो भाग गए, वो बच गए जो है। और उसमें जो हरियाणा पुलिस तरफ से 50,000 रुपए का इनाम भी इसके ऊपर रखा गया है। साथों साथ जो छत्तीसगढ़ में भी रायपुर में एक बैंक डकैती में ये शामिल था, इसमें पुलिस ने पकड़ा और पुलिस के आंखों में से मिर्च डाल के वहां से भागा जो है। फिर एक बुलदाना, जो महाराष्ट्र में एक 2 डेड बॉडी मिली थी, वो इसके साथियों का था। उस बारे में ये लोग किसी साधकों को मारने का प्लान बनाए थे। उस गुने में महाराष्ट्र पुलिस इसको ढूंढ रही है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं उसमें, तो वहां से भी ये वांटेड वहां से भागा हुआ है। और उसके बाद ये 2014 के बाद से लगभग 2016 के आसपास क्रिश्चियन धर्म ये अपना के नोएडा में जो है नाम चेंज करके राज स्टीफन के नाम से रहता था। सूरत शहर की क्राइम ब्रांच की टीम पिछले 8 महीने से काफी मेहनत इसके पीछे कर रही थी और अपने को सफलता मिली। वो यूपी के नोएडा से इसको पकड़ा गया है और इतने गुना अभी तक 9 गुने में ये वांटेड है, जो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है। और बाकी गुना में कितना था, इसकी फंडिंग कहाँ से होती थी, ये जो 2014 में जब से ये केसेस हुए और उसके बाद आसाराम और नारायण साईं वगैरह जेल में गए, तो ये आश्रम से दूरी बना के ये नाम चेंज करके, ये धर्म चेंज करके अलग से रहता था। इसका जो नजदीकी थी, ये आसाराम के जहां जहां पे कैंप लगते थे, जहां जहां पे इनके प्रवचन वगैरह होते थे, उनके कोर ग्रुप में रहता था, उनके साथ जाया करता था ये, वहीं पे टेंट में रहता था। और आसाराम के विरुद्ध जितने केसेस हुए, उसके बाद इसको ऐसा लगा कि जितने विटनेस हैं इन सारे को मारना है, जो इसी हिसाब से इन लोगों ने मारना चालू किया। तो कार्तिक करके जो दूसरा आरोपी था, वो लगभग अभी 10 सालों से जेल में है और ये तब से पकड़ा नहीं गया और ये सारी एक्टिविटीज को अंजाम देता रहा। तो अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन का एक विषय है कि इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे क्राइम किया है, जो अभी मध्य प्रदेश की पुलिस हो गई, हरियाणा पुलिस हो गई, यूपी पुलिस हो गई, महाराष्ट्र पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और गुजरात पुलिस, इतने हम लोग आपस में संकलन भी कर रहे हैं कि फर्दर जानने के लिए इनके गैंग में कोई दूसरा है कि नहीं और उसके अलावा और कोई क्राइम किया है कि नहीं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा है कि 2016 के आसपास इसने अपना क्रिश्चियन धर्म अपनाया और अपना तामराज से नाम चेंज करके राज स्टीफन के नाम से अपना नाम रखा। आधार कार्ड वगैरह भी इसने बनवाए हैं जो है, और उसके बाद जो है वो गलत फर्जी करके आधार कार्ड भी बनाया इसने अपना, फिर वहां पे रहता था। इसका सोर्स ऑफ इनकम, जिसको ऐसा बोलना था छोटा मोटा काम भी ये करता था, लेकिन वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारा एक मुद्दा है कि इसको कोई फंडिंग, फर्दर कोई फंडिंग तो नहीं हो रही थी। प्लस ये जेल वगैरह में जाया करता था मिलने जिनके वजह से दूसरों को मर्डर और अटेम्प्ट मर्डर करता था। तो कोई और कनेक्शन तो है कि नहीं, ये हमारे रिमांड लेके आगे काम कार्रवाई इस पर पुलिस करेगी। परिवार के साथ रहता था, अकेला रहता था ये जो वहां पे ये हमारे इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें हैं कि जिससे हमें लिंक मिली थी, फैमिली विजिट्स वगैरह होती रहती थी, उन सब से भी हम लोगों ने काफी कुछ निकाला। वो आगे हम जैसे समय आएगा तो शेयर करेंगे कैसे कैसे।
ये शुरू शुरू में जब ये लोग जेल गए तब ये जाया करता था, दिन भर बैठता था वहाँ पे, और जेल के बाहर की मिट्टी को भी ये अपने माथे पे लगाता था। इस तरह का ये फैनेटिक टाइप का सपोर्टर हुआ करता था जो है। अब इनिशियली ये जाके उसके बाद ये सब क्राइम करना चालू किया था जो है। उसके बाद से 2016 में जब ये वहां से भाग के छुप गया जो है, उसके बाद से गया कि नहीं वो हमारा इन्वेस्टिगेशन। हाँ, इसके बाद इसने लोगों ने ऐसा डिसाइड किया ये और उसके गैंग ने कि हम लोग को अगर मारना है तो लेटेस्ट वेपन सबोस्टेबल वेपन चाहिए। उसके लिए फंड इकट्ठा किया गया। बहुत सारे लोगों ने फंड किया दिया जो भी हम इस इन्वेस्टिगेशन में ले रहे हैं। उन फंड से इन्होंने ट्राई किया कि नेपाल के थ्रू एक जो एजेंट के थ्रू इनकी बात हुई कि वहां से हमको AK-47 मिले और दूसरे वेपन मिले। AK-47 नहीं इनको मुहैया हो पाया, ऐसा अभी तक इसका बोलना है कि तपाल वो पैसा लेके भाग गया आदमी AK-47 वाला, लेकिन दूसरे वेपन इन लोगों ने प्रोक्योर किया। उन वेपन से इन लोगों ने क्राइम किया। ये दो तो इसका मेन था कि कार्तिक, वो भी एकदम फैनेटिक है, वो भी मर्डर करके जेल में अभी है। ये हो गया, तामराज हो गया, और इसके अलावा इसके बहुत सारे दूसरे साथी भी थे जो कुछ जेल में कुछ अभी भी भागे हुए हैं। वो हम लोग उन मेन जो उस पूरे गैंग के यही लोग थे, इसलिए इनके हर में नाम इनका खुलता गया। इनको जो सपोर्ट करने वाले थे, रेकी में सपोर्ट करने वाले थे, मकान वगैरह भाड़ा दिलाने में, क्योंकि जिसका से लोग मर्डर करते थे या अटेम्प्ट मर्डर करते उसके आसपास का मकान ये लोग ले लिया करते थे भाड़े पे, और फिर 2 महीना 3 महीना रेकी करते थे, फिर एग्जीक्यूट करते थे क्राइम जो है। तो और ऐसे निकलेंगे लोग, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये जो यहाँ पे भाग चंदानी का मैटर था जिसके ऊपर ऐसे अटैक हुआ, वो तो उसी घर में ये लोग रहे। उसके अलावा जो अखिल गुप्ता का जिस पर हमने बताया गाजियाबाद में, वहां उसके घर के पास ही 2 महीना इन्होंने भाड़े पर रहे।